हेलो बच्चों, आज हम लॉज ऑफ मोशन में कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैंने ली है वो अगेन केबल से रिलेटेड ली है। इट इज़ सिंपल बट मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताने के लिए मैंने प्रॉब्लम ली है। कितनी केबल है यहाँ? 1 2 3 4 5 केबल है और ये 2 केबल रूफ से अटैच्ड है और इनसे 2 मास हैंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं तो कितने पॉइंट हो गए? 2 तो हो गए नॉट और 2 हो गए मास, 4। कहता है अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग 2। इस स्ट्रिंग 2 में इन्होंने दे रखा है टेंशन 25, डिटरमाइन द मास m। नाउ ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि अगर आप देखेंगे कि ये जो कॉमन केबल है इसके अंदर हमें टेंशन दे रखी है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ रिप्लिका ऑफ अदर साइड, दैट मीन्स इट इज़ लाइक ए मिरर इमेज। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको ये चारों पॉइंट पे एफबीडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनमें से इसमें 2 में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना के अगर लिस्ट कर देंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की तो आप इसको सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। और यही मैंने यहाँ किया है। T1 cos 5 ये अगेन इसमें माना T1 माना मैंने। T1 इसके अंदर T2 है, दिस इज योर T1 टेंशन और इसमें है T2। सो यू कैन लिस्ट द इक्वेशन लाइक दिस नॉर्मल प्रोसेस। तो की इसमें यही है कि आपको सभी पे एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली 2 पॉइंट्स यू कैन टेक। अब हम मूव करते हैं दूसरे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे जहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा मासेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और वो थ्रू अ पुली भी एक से ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले सिंपल केस लिया है। मान लो अगर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन है, मास m1 एंड m2, दिस इज़ अ फ्रिक्शनलेस टेबल और उसके ऊपर दिस इज़ अ मासलेस मान लीजिए पुली है और ये m1 m2 इस तरह से हैंगे। तो इस टाइप में क्वेश्चन में मैंने जैसे पहले भी आपको एडवाइस की है और फिर कहूँगा हम कहाँ गलती करते हैं मैं आपको वो बताऊँगा कि देखिए इसको कौन पुल करता है? ये पुल करती है स्ट्रिंग, ओके। और इसको कौन पुल करता है? इसको ये स्ट्रिंग पुल करती है। नाउ जब तक ये स्ट्रिंग सेम हो, ओके, तो ये टेंशन और ये टेंशन दोनों बराबर होगी। ये भी क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है तो इसमें भी कोई होगी टेंशन की। बट जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसको T1 ले लेते हैं और इसको T2 ले लेते हैं। सो दैट इज द जनरली दे मिस्टेक दे मेड इट। तो इसको ये हमें T1 T2 नहीं लेना है, वी हैव टू ओनली टेक दिस एज ए 1 अगर स्ट्रिंग सेम हो तब। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे इसकी मोशन की प्रॉपर्टी और इसके मोशन की प्रॉपर्टी विल बी सेम। इसका मतलब अगर तो ये स्टेशनरी है तो ये भी स्टेशनरी होगा और अगर ये मोशन में है तो ये भी मोशन में होगा। बट जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई दफ़े इसको स्टेशनरी मान लिया और इसको मोशन में मान लिया तो उसी हिसाब से वो इक्वेशन लिस्ट कर देते हैं, तो वो भी रॉन्ग है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 विल बी सेम। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल यू कि ये चीज़ें हम ध्यान रखने की है। ऐसा नहीं हो कि आप इसमें A1 एक्सेलरेशन ले लें और इसका A2 एक्सेलरेशन ले लें। तो अगर ये बातें अगर हमें ध्यान है तो द सेकंड क्वेश्चन विच आई हैव टेकन इज इन द फिगर 2.1 अबव ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। और ये हमें 3 चीज़ें पूछी है। मेथड इज सेम। आप इसको क्या करेंगे, अगेन यू विल रिजॉल्व इट, अगेन यू विल रिजॉल्व द फोर्सेस। सो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर आपकी ये एक्सिस है तो दिस विल बी f cos थीटा और cos 30 और दिस विल बी f sin 30 और क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है सो देयर विल बी ए नॉर्मल एंड देयर विल बी ए दैट इज m1g, ओके। और अगर इस पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी टेंशन T एंड देयर विल बी m2g, ओके। नाउ अब अगर इसमें हमें ये देखना है कि वेदर द सिस्टम इज मूविंग और नॉट। आपको इसको देख करके जनरल स्टूडेंट्स क्या आइडिया लगा लेते हैं। जनरल स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज दिस इज हैंगिंग तो इट इज़ अ मोशन इज टुवर्ड्स दिस साइड। वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरली द सेम कंक्लूजन आप इस बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर ये फोर्स
इससे ज़्यादा हो तो दिस में पुल इट दिस, the m1 should be maybe moving this side. So ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए कि अगर तो क्वेश्चन में दिया है कि द ऑब्जेक्ट इज द m1 इज स्लीपिंग टुवर्ड्स द राइट और इज m2 गोइंग डाउन, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लें। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इधर डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ एंड आई लिस्ट ऑल माय इक्वेशंस कंसिडरिंग दिस एज ए डायरेक्शन। क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या है, जब मैं इस पे न्यूटन्स की इक्वेशन लिखता हूँ इस पे तो मैं क्या लिखता हूँ, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मुझे जानना जरूरी है कि डायरेक्शन किधर है, या मुझे ये एज्यूम करना जरूरी है कि डायरेक्शन किधर है। सो मान लो मैंने इधर एज्यूम किया एंड आई लिस्ट दिस इक्वेशन हियर, और मैं इसके हिसाब से मान लो एक्सेलरेशन निकालता हूँ, और मान लिया थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई विल राइट कि सर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन विच आई हैव एज्यूम एंड therefore the real acceleration will be opposite to that। आपको जस्ट एक लाइन लिखना है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे उसके ऊपर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को आगे न्यूमेरिकल में कहीं यूज़ करना है तो आप उसको साइन के साथ ही यूज़ करेंगे, आप उसको साइन को चेंज नहीं करेंगे। जो मिस्टेक या रॉन्ग कंक्लूजन आपने ऊपर कर लिया है, सेम यू हैव टू कैरी टिल एंड, तो फिर आपका आंसर करेक्ट आएगा। सो दिस वाज जस्ट अ गाइडलाइन। इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन इज नाउ वेरी सिंपल, पूछता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सस्पेंडेड मास m2। सो इस तीन इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टेंशन फोर्स ऑन मास m1 एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मास, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ना ये तो था आपका दो मास एक पुली का, लेकिन आपको कई दफ़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टीपल मासेज और मल्टीपल पुलीज हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ क्वेश्चन लिया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस। सो m1 मास है एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर, और ये एक टेबल के ऊपर पुली है, ये मूवेबल पुली है। ओके, और ये यहाँ टाइड अप है, और ये P1 पुली से मास हैंग कर रहा है m1। ओके, सो क्वेश्चन इज अ मास m1 हैंग्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग विच पासेज ओवर अ लाइट फिक्स्ड पुली and as shown in the diagram, the string connect to a second light pulley P2. A second string passes over this pulley. One end of this string is attached to a wall and other end object of mass m2 on a frictionless table. If a1 and a2, that is acceleration, are the acceleration of m1 and m2 respectively, what is the relation between the acceleration? यानी ऐसे क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है कि इनमें आपस में एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है। सो की पॉइंट इसमें यही है जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप जानते हैं, यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस। देखिए, अगर ये मान लिए m1 एक यूनिट मूव करता है, और ये P2 भी आगे मूव करेगी एक यूनिट, लेकिन m2 क्या करेगा, m2 हैज़ टू सप्लाई, ये इसको आगे मूव करने के लिए इसको ये स्ट्रिंग को भी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है। ओके, सो m2 विल कम क्लोजर टू P2 बाय 1 यूनिट। दैट मीन्स इन इफेक्ट m2 कितना 2 यूनिट मूव करेगा। दैट मीन्स अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी 2v1 हो जाएगी। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। दैट मीन्स अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है तो इसका एक्सेलरेशन 2a1 हो जाएगा। ओके, ये हमें क्रिटिकल पॉइंट है, जो ट्रिक है इस क्वेश्चन में। इतना अगर हम जानते हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिंपल। आप क्या करेंगे, इसका m1 के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो मैंने यहाँ बनाया है, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो मैंने यहाँ बनाया है, सिंपल। और आप इसको ये कर सकते हैं कि इसका P2 के कंबाइंड विद दिस सिस्टम, ये इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव डन इट हियर। सो P2 में क्या है, दिस इज टेंशन T2, there is tension T2 which are pulling it this side, and ये tension T1 is pulling this side. So once you have drawn this free body diagram, आपने equation list कर दी m1 के लिए, m2 के लिए and P2 के लिए। Once you have done this equation, बाकी is algebra। आपको मान लीजिए इसने पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है in terms of mass, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल हियर आप इसमें a1 की जगह तो ये वैल्यू रख लीजिए, यहाँ से
पहली बात तो आप ये भी यूज़ करिएगा, A1 इज इक्वल टू, ये भी अनदर इक्वेशन आपके पास में होगी, A1 इज इक्वल टू A2/2। सो अगर आप इसमें A2/2 यहाँ रख सकते हैं, और फिर इसमें आपकी T1, ये इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू यहाँ रख करके आपको T1 के अंदर आपको एक इक्वेशन आएगी, T2 के अंदर आपको एक इक्वेशन आ सकती है। ओके, T2 की इक्वेशन, T2 से आप ये निकाल लेते हैं, T2 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो T1 निकल आएगा, एंड लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑल्सो। द रेस्ट इज ए सिंपल एल्जेब्रिक थिंग। सो की पॉइंट्स है यहाँ पे कि आपको ये देखना है कि इसका एक्सेलरेशन विल बी डबल देन दिस, और ऐसे ऐसे और भी कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन लिए हैं, जैसे मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक सपोज एक टेबल है और ये टेबल पे एक पुली है और ये मास है, जैसे दिस इज M1, और ये इस पे आता है, और ये गॉट अनदर पुली, और ये इसका पोर्शन मान लीजिए यहाँ टाइट अप है। ओके नाउ, और ये मूवेबल पुली है, दैट मीन्स ये मूवेबल पुली में जिससे एक मास आपने M2 हैंग कर दिया। ओके नाउ इस केस में भी देखिए आप, जब M2 1 यूनिट मूव करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर से आपको 2 यूनिट इसकी स्ट्रिंग की मूव करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट दिस साइड में। दैट मीन्स अगर इसका वेलोसिटी अगर v है तो ये जो है मास M1 का इट हैज़ टू बी 2v, तभी ये और ये दोनों साइड में आपको स्ट्रिंग बराबर जोड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ कम होगी एक तरफ ज़्यादा होगी। ओके, दैट मीन्स अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इसका एक्सेलरेशन 2A1 हो जाएगा। ओके, यही एक सोचने वाली बात थी, और बाकी तो सिंपल, A1 इज इक्वल टू 2A। ओके, और फ्री बॉडी डायग्राम तो सिंपल है, आप इसका जैसे इसका M1G और इस पे नॉर्मल होगा, और इसके केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका एक कंबाइंड, इसको पुली का, बिकॉज दिस इज एक कंबाइंड मूव कर रहा है, दिस होल थिंग इज मूविंग, सो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ऐसे T दिखाएं और ये मास है M। ओके, सो दिस इज M2। ओके, सो अगर आप लिखेंगे इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे तो N इज इक्वल टू M1G, और फॉर एग्जाम्पल दिस इज T, so this is also T, this is also T, और T is equal to M1 this, when I apply Newton's second law here, so this is equal to M1, और अगर इसका A1 है, ओके, तो ये यहाँ की इक्वेशन हो गई। और अगर मैं इसके ऊपर लगाएगा, पुली के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इट्स कमिंग डाउन, सो बिगर मास इज M2G माइनस 2T, दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2, और मान लीजिए अगर ये A2 है, A2। ओके, सो दिस हाउ यू कैन फाइंड आउट जो भी इसमें चाहिए। इसके केस में अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये M1 इसके मुकाबले में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कैन यू गेस इट? इट विल बी द फ्री फॉल, इट विल द फ्री फॉल, इजंट इट? अगर ये M1 बिल्कुल नेग्लिजिबल है तो इट विल बी फ्री फॉल, दैट विल बी ए G। इस तरह से कई आपको कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रूफ, और आपने एक पुली यहाँ लगी है और
दूसरी पुली, let us say it is something like this, और इस तरह से मान लो कोई कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है, ओके। और इसमें दैट मीन्स ये मूवेबल पुली है, ये मूवेबल पुली है, ओके। तो अगर मान लो मैंने कहा ये ए है और ये बी है, ये फिक्स्ड है, ओके। तो अब आप क्या देखेंगे, इसके अंदर भी देखेंगे कि अगर मान लो इसका मास m है, मान लो दिस इज m, c है, c इक्वल टू m, तो इसमें भी आप क्या देखते हैं कि जब ये मूव करेगी नीचे तो दैट मीन्स दिस हैज़ टू गो 2 टाइम्स, इसका एक्सीलरेशन ट्वाइस हो जाएगा, ओके। सो अगर इसका एक्सीलरेशन ये अगर mg है, मान लीजिए g है एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं MCQ में। सो आई थॉट लेट मी कवर दिस टाइप ऑफ। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लूँगा जो जिसमें हॉरिजेंटल अगर मान लो 2 या 3 मास हो तो आप कैसे एक्सेलरेशन उसको लिंक कर सकते हैं, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें मैंने 3 मास लिए हैं, जिसमें से एक मास टेबल के ऊपर रेस्ट करता है, जिसमें टेबल और मास के बीच में फ्रिक्शन है और वो दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ना थर्ड क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था सेकंड क्वेश्चन में, और उनका डाउट ये था कि ये जो आपने P2 पुली के ऊपर जो न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन लिखी है उसमें ये 0 कैसे आ गया। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि दिस P2 पुली इज ऑफ वेरी लाइट मास। वेरी लाइट मास मतलब हम इसको m इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और फिर उसको m इक्वल टू 0 कंसिडर करके अगर मैं इसके ऊपर न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाऊं तो बिग फोर्स इज T1 माइनस स्मॉल फोर्स 2T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंस मास इज 0 सो इट बिकम्स 0। सो दैट वाज द रीजन। नाउ थर्ड में जैसा मैं आपको बता रहा था कि 3 मासेस कनेक्टेड है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 मासेस आर कनेक्टेड, म्यू के बिटवीन मास m2 एंड टेबल इज 0.35। दैट मीन्स मुझे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है। m1 इज इक्वल टू 5 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg, m3 इज इक्वल टू 3 kg। ये मैंने आर्बिट्रेरीली अपने हिसाब से कुछ मासेस कंसिडर कर लिए हैं। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, नंबर 1 टेंशन इन द 2 कॉर्ड्स, and number 3 is if tabletop were smooth would the tension increase, decrease or remain same, explain। now so ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि अप्लाई करना है ऑल द फोर्सेस, आइडेंटिफाई करना है। सो अगर मैं इसमें देखता हूँ कि सारी फोर्सेस नोन है, लेकिन क्योंकि m2 इज ऑन फ्रिक्शन सरफेस पे है तो हमें फ्रिक्शन फोर्स पता नहीं है, और हमें फ्रिक्शन फोर्स जानने के लिए ज़रूरी है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ भी हो सकता है, दिया हुआ नहीं है, स्टेशनरी भी हो सकता है, ये 5 kg वाला भी ऑल्सो डाउन हो सकता है, 3 kg वाला भी डाउन हो सकता है। सो इन सच केसेस अपनी स्ट्रेटेजी जैसे पहले थी, वी विल एज्यूम एनी डायरेक्शन ऑफ आवर चॉइस। तो मान लीजिए मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि एक्सेलरेशन इधर है, ये डायरेक्शन के हिसाब से फिर मैं इन तीनों का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन लिस्ट डाउन कर दूंगा। दैट मीन्स इसके लिए m1 के लिए सिंस इट इज कमिंग डाउन सो बिगर मास इज डाउन, सो m1g बिग मास माइनस स्मॉल मास इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m2 के लिए अगेन इट इज पुल्ड दिस साइड, सो दैट मीन्स बिगर मास इज T1, सो T1 माइनस T2 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m2a, और सिमिलरली फॉर मास m3 बिकॉज m3 T2 सपोर्ट कर रही है इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिगर फोर्स इज दिस साइड, सो T2 माइनस m3g इज इक्वल टू m3a। नो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ट्रिक ये है कि मेरे को म्यू क्यू फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, क्योंकि बिना फ्रिक्शन फोर्स के तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए अगर मैं ये देखूं जो m2 के ऊपर जो y एक्सिस के ऊपर इसकी इक्वेशन की मोशन की इक्वेशन, सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो मेरा क्या इक्वेशन हो जाएगी, n इज इक्वल टू m2g।
और इसी तरह इसके इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल लूँगा, नॉर्मल निकाल लूँगा। सो वंस आई नो नॉर्मल तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स पता हो जाएगी, बिकॉज एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सो ये मैंने निकाल रखा है, इट इज 19.6 न्यूटन। सो अगर मेरे को ये पता लग गई फ्रिक्शन फोर्स, तो अब मैं बाकी सारे जो मास पे इक्वेशन लिख सकता हूँ। फॉर m1g माइनस टी1 इज इक्वल टू m1a, फॉर m2 t1 माइनस t2 प्लस एफ के इज इक्वल टू m2a, एंड फॉर m3 t2 माइनस m3g इज इक्वल टू m3a। और इस इक्वेशन के हिसाब से मैं एक्सेलरेशन वर्कआउट कर सकता हूँ। तो मैंने जब इसका एक्सेलरेशन वर्कआउट किया था तो मेरे को मिला था एक्सेलरेशन 0। दैट मीन्स द होल सिस्टम इज स्टेशनरी। अगर आप कुछ और वैल्यू रखें मास की तो एक्सेलरेशन हो सकता है कुछ और मिलेगा, और डायरेक्शन मान लिए जो भी अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया उसकी अपोजिट है, और अगर सेम मिलता है तो देयर इज नो इशू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ टेबल टॉप और स्मूथ वुड द टेंशन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। ना अगर फ्रिक्शन नहीं है, टेबल टॉप स्मूथ है, तो नेचुरली एक्सेलरेशन जो भी आपने निकाला है उससे एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 आया है स्टेशनरी, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, और अगर आपका कुछ एक्सेलरेशन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मासेस निकला है तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो T1 इज इक्वल टू g माइनस a फैक्टर है, तो दैट मीन्स T1 में टेंशन विल रिड्यूस, एंड T2 में T2 is g plus a, so tension in T2 will increase. So this is how you can attempt this type of question, but की इसमें क्या था कि आपको पहले ये फ्रिक्शन फोर्स निकालना जरूरी है। Now moving to the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक स्मॉल मास m2 है जो एक बिग मास के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और ये कनेक्टेड है थ्रू ए स्ट्रिंग थ्रू अनदर मास m1। ओके, एंड क्वेश्चन कहता है व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू मास m सो दैट मास m1 एंड m2 रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू m, एज्यूम ऑल सरफेस एंड पुली फ्रिक्शनलेस। ओके, तो ये कहता है कि देखिए m इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, सो अगर ये कहता है अगर मेरे को m1 को पहले m2 के रेफरेंस में स्टेशनरी होना है, दैट मीन्स m1 शुड बी स्टेशनरी। के ऊपर मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो क्या होगा, T शुड बी इक्वल टू m1g, दैट इज वन इक्वेशन। ओके, और अब यही T सेम T इज पुलिंग दिस फोर्स दिस मास, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ अगर यहाँ लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स T इज इक्वल टू m2 इंटू a। ओके, और a इज इक्वल टू T ओवर m2, और इट इज इक्वल टू m1g ओवर m2। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2। अब अगर m2 को m के रेफरेंस में अगर स्टेशनरी रहना है तो क्या होगा, आपने अगर देखा होगा कि अगर एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन, और आप यहाँ पे हैं, और दूसरी ट्रेन अगर सेम स्पीड से जा रही है विद द सेम एक्सेलरेशन, तो आप देखिए यू कैन अगर क्लोज बाय है तो यू कैन इवन शेक हैंड। सो ये जरूरी क्या होगा, दैट मीन्स दूसरी ट्रेन भी इसी स्पीड से जानी चाहिए अगर आपको इसके रेफरेंस में स्टेशनरी कंसिडर करना है। दैट मीन्स मास m शुड बी ऑल्सो मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन जो मास m2 है, तभी ये आपस में देयर विल बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स मेरी फोर्स F ऐसी होनी चाहिए विच गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ A टू द ऑल द कंबाइंड मासेस। दैट मीन्स अगर मैं F नेट निकालूँ इस पर, अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाऊँ तो F नेट शुड बी इक्वल टू मास टोटल इंटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स मास टोटल कितना हो जाएगा इसका, m प्लस m1 प्लस m2 इंटू a। एक्सेलरेशन कितना निकाला मैंने, m1g बाई m2। इसका मतलब हुआ अगर मेरी ये फोर्स है, अगर ये फोर्स लगाऊं मैं तो कंबाइंड होल थिंग विल मूव with a relative to each other stationary. Okay,
सो दिस बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बट आपको कंसेप्चुअली ये समझना चाहिए कि ये m ऑल्सो हैज़ टू हैव सेम एक्सेलरेशन एज दैट ऑफ m2, और ये m1 को स्टेशनरी रखने के लिए इसमें टेंशन शुड बी इक्वल टू द इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आई क्लोज इट हियर ओनली। और लास्ट में मेरी वही दो एडवाइस कि आज आपने क्या नई चीज़ नोट की उसको आप नोट डाउन करिए, और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो मैं और क्वेश्चंस आगे लूँ, पर्टिकुलरली अब हम आगे लेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे, तो वो आपको टाइमली मिल जाए। इसके लिए टेल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।